दोस्तों, आज की कहानी में हम बात करने वाले हैं कि जियोयान और युन युन कब, कहाँ और कैसे दोबारा मिलेंगे। यकीन मानिए, यह एपिसोड आपके लिए बहुत दिलचस्प होने वाला है। शुरुआत थोड़ी धीमी होगी क्योंकि बिल्डअप होगा, लेकिन बस 2-3 मिनट के बाद कहानी धमाकेदार हो जाएगी। और जो आज मैं कवर करने वाली हूँ, यह असली कहानी में 3-4 महीने बाद देखने को मिलेगा, तो अंत तक बने रहे। चलिए शुरू करते हैं। एक बड़ा सा हॉल, हल्का सा अंधेरा और एक लड़की जो वहां एक चाय का कप हाथों में लिए बेचैनी से बैठी थी। उसने हल्के हरे रंग के कपड़े पहने हुए थे और वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, पर उसके चेहरे पर एक अजीब सी थकान और उदासी थी। उसकी आंखें बार बार दरवाजे की ओर उठ रही थीं, जैसे किसी का इंतजार हो। वह लड़की और कोई नहीं, नलन यरन थी। और फिर दरवाज़ा धीरे से खुलता है और जियोयान अंदर आता है। नलन यरन की सांस एक पल के लिए थम सी गई। वो लड़का जिसे उसने अपने घमंड में ठुकरा दिया था, आज इतना ऊपर पहुंच चुका है कि अब वह उसे पाने की कल्पना भी नहीं कर सकती। लेकिन यह समय पुराने शिकवे शिकायतें सोचने का नहीं था, उसे एक ज़रूरी काम था। जियोयान उससे वहां आने का कारण पूछता है और फिर नलन यरन उसे सब कुछ बता देती है। वो बताती है, जिमा एम्पायर छोड़ने के बाद वे दोनों फ्लावर सेक्ट पहुंची थीं, एक ऐसा संप्रदाय जो सिर्फ औरतों को स्वीकार करता था। वहां उन्हें एक रहस्यमयी गुफा मिली जिसमें एक कमजोर गुस्से वाली वृद्ध औरत अकेली रहती थी। युन युन को उन पर दया आ गई। हालांकि वह बूढ़ी औरत युन युन को भला बुरा बोलती थी और कभी कभी मारती भी थी, लेकिन फिर भी वो उनके लिए खाना लेकर जाती थी और देखते ही देखते 2 साल बीत गए। आखिरकार वह वृद्धा गुफा से बाहर आई और टीचर से बहुत खुश हुई। उन्होंने अपनी पूरी दांव की टीचर के शरीर में सील कर दी और एक जेड टेबलेट देकर टीचर को नया फ्लावर सेक्ट चीफ बना दिया। पहले तो यह एक अनोखा वरदान लगा, लेकिन 6 महीने पहले सेक्ट की करंट चीफ सामने आए। पहले तो वह सिर्फ जेड टेबलेट मांग रही थी, लेकिन अब उसे टीचर के शरीर से दांव की भी चाहिए। अगर यह दांव की टीचर के शरीर से निकाल दी गई तो टीचर की मौत तय है। यह सुनते ही जियोयान एकदम से आग बबूला हो गया और नलन यरन को करंट चीफ के बारे में और बताने के लिए कहता है। वह शक्तिशाली है, नलन यरन बोली, लेकिन असली खतरा उसका साथी है, याओहुआ लियांगजुन, जो कि एक 6 स्टार दाऊजोन है। और परेशानी की बात यह है कि टीचर ने यह जंग स्वीकार कर ली है। वो बताती है, फ्लावर सेक्ट का एक अजीब नियम है। वैसे तो यह लड़ाई 2 फ्लावर सेक्ट के सदस्यों में ही होती है, लेकिन अगर कोई अपने मेल कंपेनियन को फाइट में लाना चाहे तो ला सकता है। मतलब टीचर बस करंट चीफ से ही नहीं, बल्कि याहोहुआ से भी लड़ेंगी। यानी एक 4 स्टार दाऊजुन और एक 6 स्टार दाऊजुन मिलकर सिर्फ एक लड़की से लड़ने वाले थे। यह कोई लड़ाई नहीं थी, यह एक सजा थी। नलन यरन धीरे स्वर में कहती है, अगर तुमने मदद नहीं की तो टीचर मर जाएगी। जियोयान चुप रहता है। युन युन, जो कभी उसकी दुश्मन थी, जो कभी उसकी सबसे करीबी भी थी, जो कभी उसके दिल के सबसे पास थी, आज मौत के दरवाजे पर खड़ी थी। उसने गहरी सांस ली, फिर पूछा, लड़ाई कब है? 15 दिन बाद, नलन यरन बताती है। फिर जियोयान खड़ा हो जाता है और नलन के साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। वो इस बार अपने साथ किंग लिन को लेकर जाने का प्लान बनाता है, क्योंकि तियान जी और लिटिल फेरी डॉक्टर अभी अपनी कल्टिवेशन में व्यस्त होते हैं। चलते वक्त याओ लाओ जियोयान को युन युन को फ्लावर सेक्ट का चीफ बनाने की सलाह देते हैं। वो जियोयान से कहते हैं कि तुम्हें समझना होगा, हॉल ऑफ साउल एक बहुत ही शक्तिशाली दुश्मन है। जब उनसे सामना होगा तब हमें शक्तिशाली और विश्वसनीय साथियों की ज़रूरत होगी, इसलिए कोशिश करना युन युन फ्लावर सेक्ट की चीफ बन जाए। वो किंग लिन को अपने साथ लेकर फ्लावर सेक्ट की ओर चल पड़ता है। यह सफ़र सिर्फ एक साधारण यात्रा नहीं थी, यह एक नए अध्याय की शुरुआत थी, एक ऐसा मोड़ जो आने वाली लड़ाइयों की नींव डालने वाला था। जब वो फ्लावर सेक्ट पहुंचे तो उन्हें वहां कुछ दिखाई नहीं दिया। नलन यरन उन्हें बताती है कि यह फ्लावर सेक्ट का रहस्यमयी द्वार है। नलन यरन ने अपनी स्टोरेज रिंग से एक फूल की पंखुड़ी जैसा टोकन निकाला। जैसे ही उसने उसे हवा में छोड़ा, एक विशाल स्पेशल बैरियर उनके सामने चमक उठा, जो कि एक दीवार थी जो सिर्फ चुनिंदा लोगों के लिए खुल सकती थी। ये देखकर एक पल के लिए जियोयान के चेहरे पर हैरानी थी। फ्लावर सेक्ट भले ही एक अलग दुनिया न बना सकता हो, लेकिन स्पेशल बैरियर्स का इतना बढ़िया इस्तेमाल कोई आम बात नहीं थी। यह सिर्फ बहुत बड़े और समझदार व्यक्ति का ही काम हो सकता था। बैरियर धीरे धीरे वाइब्रेट करने लगा
और एक रास्ता खुलने लगा। नलन बिना किसी देरी के अंदर चली गई और उसके पीछे पीछे वे दोनों भी चल दिए। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, एक तेज फूलों की सुगंध उनके चेहरे से टकराई। यह सिर्फ एक खुशबू नहीं थी, यह एक प्राकृतिक ऊर्जा थी जो सीधे उनके दांव की को सक्रिय कर रही थी। जियोयान उड़ते हुए चारों ओर देखने लगा और जो दृश्य उसके सामने था उसे देखकर एक पल के लिए उसका भी मन शांत हो गया। यह एक अलग ही दुनिया थी। जहां तक नजर जाए वहां रंग-बिरंगे फूलों से भरे पहाड़ दिख रहे थे। एक तेज हवा चली और हल्की पंखुड़ियां उड़ने लगी, जैसे कोई स्वर्ग का दृश्य हो। फूलों की सुगंध और हवा की शुद्ध ऊर्जा दोनों मिलकर एक ऐसा वातावरण बना रहे थे जो किसी भी कल्टीवेटर का सपना हो सकता था। किंगलिन की आंखें चमक उठीं, उसके चेहरे पर एक भोली सी मुस्कुराहट थी। यह तो एकदम सपने जैसा है, उसने धीरे से कहा। लेकिन जियोयान मुस्कुराया नहीं, उसकी नज़र अब भी तनी हुई थी। यह सिर्फ सुंदरता नहीं है, यह एक छिपा हुआ फॉर्मेशन है। यह पूरा फॉर्मेशन एक ऊर्जा क्षेत्र का हिस्सा है जो अंदर आने वाले अत्याचारियों को हमेशा के लिए फंसा सकता है। ये फूल, ये उड़ती पंखुड़ियां, ये सब मिलकर एक गुप्त चक्र बना रहे हैं। जब तक सही रास्ता न पता हो, इस भ्रमजाल से निकलना असंभव है। नलन ने इस बात की पुष्टि की, यह फ्लावर सेक्ट का ग्रेट फॉर्मेशन है। अगर कोई बिना सही रास्ते के अंदर आया तो वह हमेशा के लिए यहाँ फंस जाएगा। तभी एक तेज गोंग की आवाज़ पूरे क्षेत्र में गूंज उठती है। जियोयान और किंगलिन ने एक दूसरे की ओर देखा। यह किसी महत्वपूर्ण घटना की शुरुआत का संकेत लग रहा था। नलन यरेन ने घबराकर कहा, लड़ाई शुरू होने वाली है, हमें जल्दी चलना होगा। बिना समय गंवाए उसने हवा में एक अजीब सी चाल चली, सीधा नहीं बल्कि टेढ़े मेढ़े रास्ते से आगे बढ़ना पड़ा। जियोयान और किंगलिन ने हल्का सा मुस्कुराकर देखा, लेकिन बिना किसी और विकल्प के उसका पीछा किया। जैसे ही वे उस भ्रमजाल से बाहर निकले, एक विशाल पहाड़ी दिखाई दी। ऊपर एक विशाल चौक था जिसे हर जगह जेड ग्रीन पत्थरों से सजाया गया था और उस चौक के बीच दो लोग खड़े थे। एक महिला, वह भारी भरकम पोशाक में थी जिसमें सोने की कलियां बनी थीं। उसकी सुंदरता अद्वितीय थी, लेकिन उसके पतले लाल होंठ उसकी अकड़ और तेजस्विता को दर्शा रहे थे। एक पुरुष, लंबा, आकर्षक, हाथ में सुनहरी तस्वीरों वाला पंखा पकड़े हुए, उसकी चेहरे पर एक छुपी हुई शैतानी मुस्कान थी। सबसे अजीब चीज थी उसके भूरे माथे पर लाल तिलक, जो उसकी खौफनाक मौजूदगी को 1000 गुना बढ़ा रहा था। युन युन, तुम्हारा समय खत्म हो गया, सामने आओ। तभी हवा अचानक तेज चलने लगी। एक सफेद छाया आसमान से धीरे धीरे नीचे आ रही थी। जैसे ही वह नीचे आई, पूरा फ्लावर सेक्ट एकदम से शांत हो गया। उसने सफेद ब्लाउज और स्कर्ट पहन रखी थी। उसके घने काले स्याही जैसे लंबे बाल एक झरने की तरह उसके कंधों से बहते हुए कमर तक पहुंच रहे थे। उसकी अत्यंत सुंदर छवि किसी ऐसी पर्वतीय फूल परी जैसी प्रतीत हो रही थी जो सांसारिकता से परे थी और जिसमें एक दिव्य आकर्षण था। ऐसी स्त्री को केवल 2 शब्दों में वर्णित किया जा सकता है, पियरलेस ब्यूटी। भला ऐसी गरिमा और कौन रख सकता था सिवाय युन युन के, जो वर्षों पहले जियोयान से अलग हो गई थी। उसकी वह मुलायम, बादल सी शालीनता देखकर फ्लावर सेक्ट के कई बुजुर्गों ने चुपचाप सिर हिलाया। कोई आश्चर्य नहीं कि मरने से पहले संप्रदाय प्रमुख ने युन युन को अपना उत्तराधिकारी चुना। सिर्फ इसी बात से यह साफ था कि इन दोनों महिलाओं के बीच अंतर कितना विशाल था। याओ हुआ, जो कि करंट चीफ का बॉयफ्रेंड था, वो युन युन को देखे ही जा रहा था। वह वासना भरी नजरों से युन युन को देखे जा रहा था, मानो अगर युन युन उसे अभी मिल जाए तो वह उसे बिना देर किए अभी अपने बिस्तर पर ले जाए। करंट चीफ जलन से भरी हुई हंसते हुए बोलती है, मैं समझ रही थी कि आज तुम्हारी आने की हिम्मत नहीं होगी। युन युन उसकी तरफ देखकर बोलती है, मुझे इस पद की कोई चाह नहीं है। अगर तुम कहो तो मैं अभी तुम्हें यह पद देने के लिए तैयार हूं। लेकिन वो तो ठहरी लालची, उसको तो दाव की भी चाहिए थी। वह अपने प्रेमी को युन युन पर हमला करने को कहती है। याओ हुआ हमला करने से पहले एक बार फिर युन युन को अपने किसी पुरुष साथी को बुलाने के लिए कहता है, लेकिन युन युन हल्का सा मुस्कुराती है और उन दोनों को हमला करने के लिए कहती है। हकीकत में दोस्तों, युन युन जीने की चाह छोड़ चुकी थी जब से वह जियोयान से अलग हुई थी। बस उसको भुलाने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके साथ बिताए वो पल वह भूल नहीं पा रही थी। उसे पता होता है
कि आज वह इन दोनों से हार जाएगी और आज उसकी मौत तय है। लेकिन फिर भी वह बिना डरे सिर्फ दाऊजुन होते हुए भी उन दोनों से अकेले लड़ने के लिए तैयार थी। तभी अचानक से आसमान में तेज हवा की सनसनाहट सुनाई देती है। तुरंत ही एक आकृति बिजली की गति से दूर से उड़ती हुई आती है और युन युन के पास आकर खड़ी हो जाती है। वह और कोई नहीं जियो यान होता है। वह सबके सामने युन युन का हाथ पकड़कर चुलबुली आवाज में शरारत के साथ हंसते हुए युन युन से बोलता है, लिटिल युन युन, मैंने आने में देरी तो नहीं करती। जियो यान के हाथ अब भी युन युन के हाथ पर थे, लेकिन युन युन ने झट से अपना हाथ खींच लिया। उसके गौरे गाल अचानक शर्म से लाल हो गए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने थोड़े गुस्से में पूछा। लेकिन जियो यान बस हल्की सी मुस्कान देकर शांत खड़ा रहा। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें अकेले लड़ने दूंगा? पूरे फ्लावर सेक्ट एकदम शांत हो गया। एक पल के लिए किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वे एक भी शब्द कहें। याओ हुआ का चेहरा जलन के कारण अचानक सख्त हो गया। उसने जियो यान की ओर तेज नजर डाली। तुम कौन हो? उसने तीखे शब्दों में पूछा, जैसे उसके अंदर एक अजीब सी जलन उठ रही हो। जियो यान ने आराम से अपने हाथ बांध लिए और बस एक हल्की मुस्कुराहट दी। तुम मुझे युन युन का बॉयफ्रेंड समझ सकते हो? ये शब्द सुनते ही युन युन एकदम चौंक गई। क्या? उसने गुस्से से जियो यान को घूरा, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी घबराहट और खुशी भी थी। लेकिन याहुआ का चेहरा एकदम लाल हो गया। उसके दिल में जैसे ईर्ष्या की आग भड़क उठी थी। उसने गुस्से में अपना पंखा जोर से बंद किया। अचानक एक तेज हवा चली, जो इतनी शक्तिशाली थी कि आसपास खड़े लोग एक कदम पीछे हटने पर मजबूर हो गए। याहुआ की शक्ति एक 6 स्टार दाऊजुन की थी। जियो यान उसकी ओर ध्यान नहीं देता। वह अपना परिचय फ्लावर सेक्ट वालों को बताता है। वह बताता है कि वह फॉलिंग स्टार पवेलियन से है और उसके टीचर का नाम याओ लाओ है। सेक्ट के एल्डर्स याओ लाओ का नाम सुनकर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि याओ लाओ बहुत भरोसेमंद इंसान है। ये बात पूरे सेंट्रल प्लेन में प्रसिद्ध थी। जियो यान लड़ाई शुरू करने से पहले वो हुआ जिन, जो कि करंट प्रमुख है, उसकी ओर देखकर कहता है कि लड़ाई शुरू करने से पहले मुझे कुछ कहना है। यह सुनकर हुआ जिन कहती है, यदि तुम्हें कुछ कहना है तो जल्दी कहो। जियो यान कहता है, यदि हम इस मुकाबले में हार जाते हैं तो मैं खुद तुम्हें युन युन की दाव की, जो कि उसे पुराने प्रमुख ने दी है, वह तुम्हें सौंप दूंगा। लेकिन यदि तुम्हारी ओर से हार होती है तो फ्लावर सेक्ट के प्रमुख का पद युन युन को दिया जाएगा। यह सुनते ही हुआ जिन आग बबूला हो जाती है और वह कहती है, तो तुम मेरे फ्लावर सेक्ट के प्रमुख के पद के पीछे हो। पास में खड़ी युन युन चिंतित होकर जियो यान को कहती है, जियो यान, मैं इस प्रमुख पद में रुचि नहीं रखती, कृपया और परेशानी मत बढ़ाओ। जियो यान ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, ग्रैनी हुआ ने मूल रूप से प्रमुख का पद युन युन को सौंपा था। फिर भी तुमने बेशर्मी से प्रमुखता का प्रतीक जेड टैबलेट छीन लिया। अब वह केवल उसे वापस ले रही है जो ग्रैनी हुआ ने उसे दिया था। हुआ जिन यह बात सुनकर हालांकि गुस्सा तो बहुत होती है, लेकिन कुछ कह नहीं पाती है। वह याओ हुआ की तरफ देखती है, क्योंकि आखिर उसी का निर्णय मायने रखता है। वह ही उन सभी में सबसे ज्यादा ताकतवर था। याहुआ ने जियो यान की ओर देखते हुए कहा, चूंकि तुमने यह अनुरोध किया है, हम इसे मानते हैं। तुम निश्चिंत रहो, मैं याओ चेन के सम्मान में तुम्हारी जान बख्श दूंगा। जियो यान ने हल्की मुस्कान के साथ युन युन की ओर देखा और धीरे से कहा, तुम थोड़ा पीछे हट जाओ, मैं इनसे लड़ता हूँ। युन युन आश्चर्य से पूछती है, तुम अकेले? जियो यान कहता है, तुम अभी अभी दाओजुन बनी हो, तुम्हारी दाव की स्थिर नहीं है, तुम लड़ नहीं पाओगी। चिंता मत करो, ये मुकाबला जल्दी खत्म हो जाएगा। युन युन ने संदेहपूर्ण नजरों से जियो यान को देखा, लेकिन उस पर भरोसा करते हुए पीछे हट गईं। सेक्ट के एक एल्डर ने कहा, चूंकि सभी सहमत हैं तो मुकाबला शुरू किया जाए। यह सुनते ही याओ हुआ जल्दी से जियो यान पर हमला कर देता है, लेकिन जियो यान अपने पंख फैलाकर जल्दी से वहां से उड़ जाता है, जिससे याओ हुआ का अचानक किया हुआ वार खाली चला जाता है। याओ हुआ जिनको कहता है, तुम युन युन पर हमला करो, मैं इसे देखता हूँ। लेकिन तभी जियो यान अपने पास से पपेट निकाल देता है और युन युन की सुरक्षा का उसे ऑर्डर देता है। यह देखकर वहां के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। फिर जियो यान अपनी बर्निंग सेक्ट से सीखी हुई स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज तकनीक को यूज करके वो दाओजुन 2 से दाओजुन 4 बन जाता है। क्योंकि वह इस स्टेट में ज्यादा देर तक नहीं रह सकता था, इसलिए उसे लड़ाई जल्दी खत्म करनी थी। वह तुरंत ही बुद्धा फायर लोटस बनाने लग जाता है। दोस्तों,
यह वही लोटस है जो जियोयान ने पहली बार 2 फ्लेम्स को जोड़कर बनाया था, लेकिन इस बार वो 4 हेवनली फ्लेम्स को जोड़कर बना रहा होता है। यह देखकर सब चौंक जाते हैं, क्योंकि लोगों के पास एक हेवनली फ्लेम होना ही बहुत बड़ी बात होती है। वहीं जियोयान एक नहीं बल्कि 4 हेवनली फ्लेम्स होल्ड कर रहा था। जैसे जैसे फ्लेम्स मर्ज हो रही थी, आसपास का तापमान भी बढ़ता जा रहा था। याओ हुआ को पता लग गया कि अगर जियोयान यह तकनीक अनलीश करने में कामयाब हो गया तो वह नहीं बचेगा। इसलिए वह तुरंत ही जियोयान पर ब्लैक विंड थंडर स्नेक अटैक करता है। इस हमले से आसमान से काले सांप निकलने लगते हैं, जो कि जियोयान की ओर तेजी से बढ़ते हैं। जियोयान अपनी मल्टीपल इमेज बनाता है ताकि वह याओ को भ्रमित कर सके और फ्लेम अटैक के लिए समय निकाल सके, क्योंकि फ्लेम मर्ज होने में काफ़ी समय लेती है। यह देखकर सभी जियोयान की वाह वाह करने लगते हैं। युन युन भी उस पल को याद करती है जब वह जियोयान से पहली बार मिली थी। तब बस वह दाऊशी था, लेकिन अब उससे भी कई ज़्यादा ताकतवर बंदे से लड़ रहा है। जियोयान की फ्लेम्स मर्ज हो जाती हैं और वो लोटस को याओ हुआ की ओर छोड़ देता है। हालांकि याओ हुआ उस हमले को रोकने में अपनी पूरी दाव की लगा देता है, लेकिन फिर भी उस हमले से बचने की उसे कोई उम्मीद नहीं दिखती, तो वह मैदान छोड़कर ही भाग जाता है। दोस्तों, फिर क्या था हुआ जिन अपने बॉयफ्रेंड को ऐसे भागता हुआ देखकर खुद जियोयान के सामने अपने हथियार डाल देती है और युन युन को करंट चीप का पैलेट वापस लौटा देती है। फिर जियोयान वहीं 2-3 महीने के लिए रुकता है, लड़ाई खत्म होने के बावजूद भी। अगर आपने यह वीडियो अभी तक देखा है तो कृपया अपना फीडबैक कमेंट में शेयर करें।